वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज की वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है जो हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं। इससे पहले हम 6th क्लास की हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की बुक को अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ही आइए जानते हैं आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन के बारे में। आज हम इग्नू MHI 1 के यूनिट 5 को समझेंगे, जिसका नाम है दुनिया पर असर। इसी के साथ यहाँ MHI 1 की पहली बुक भी खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब हम शुरुआती इतिहास को समझते हैं तो मनुष्य के अस्तित्व की बात करते हैं और इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है, जैसे शारीरिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और दार्शनिक आधार पर। दार्शनिक सोच के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व एक आत्मा और मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति पर आधारित होता है। जीव विज्ञानी सोच के अनुसार होमिनिड प्रजाति से होमो सैपियंस सैपियंस प्रजाति तक का मनुष्य का जैविक सफर, जो कि शारीरिक बनावट में चेंजेस को लेकर है, को तरजीह दी जाती है। अब निशास्त्रियों ने मनुष्य के अस्तित्व को औजार निर्माण कला और भाषा से जोड़कर देखा। इतिहास से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं। शुरुआती स्रोतों की बात करें तो इसमें औजार, हड्डियां, पौधे, रेडियो कार्बन विधि जिससे डेट का आकलन किया जाता है और आसपास मिली चीजों से वहां के समाज का आकलन आदि है, क्योंकि शुरुआत में लिखित स्रोत ना के बराबर थे। शुरुआती प्रजाति की बात करें तो हम पाएंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस सबसे पहले 20 से 40 लाख साल पहले अफ्रीका में पाए गए, जो 2 पैरों पर चलने में काफी सक्षम थे। इनके ठीक बाद होमो हैबिलिस प्रजाति लगभग 20 लाख साल पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाई गई, जिसके मस्तिष्क का साइज पहले की तुलना में काफी बड़ा था। इसके ठीक बाद आए होमो इरेक्टस, जो कि पूर्वी अफ्रीका में 15 लाख साल पहले पाए गए, जिन्होंने शिकारी और मांसाहारी जीवन अपनाया। और फिर आए निएंडरथल, जो कि 3.5 लाख साल पहले यूरोप में पाए गए। इनकी कद काठी छोटी और गठीली थी। अब बात करते हैं आधुनिक मानव की, यानी होमो सैपियंस सैपियंस, जो लगभग 1,20,000 से 60,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए, जिनकी शारीरिक बनावट, आकार और रंग रूप में काफी परिवर्तन देखने को मिला। अगर इनकी खासियत की बात करें तो चित्रकारी, सिलाई, बड़े जानवर का शिकार, जल संसाधनों का अधिक प्रयोग और समय समय पर होने वाले अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से चीजों को करने लगे और एक तरीके की संस्कृति को डेवलप किया। हम ये तो जानते हैं कि मनुष्य जानवरों से अलग है, पर क्यों अलग है इसके पीछे के कारण को जानते हैं। जैसे कि मनुष्य औजार बना सकता है, कच्चा और पक्का दोनों तरह का भोजन खाता है, समाज में रिश्ते विकसित कर सकता है, चाहे वह जैविक आधार पर हो या फिर सामाजिक। जैविक जो खून के रिश्ते होते हैं और सामाजिक यानी वैवाहिक रिश्तेदारी। मनुष्य एक दूसरे से लेन देन कर सकता है, भाषा को काफी हद तक विकसित कर चुका है और कला और उत्पादन जैसे कार्य करना तो मनुष्य की खासियत है। अब जानते हैं औजारों के आविष्कार को और आग की खोज के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति को पहले औजार बनाने वाली प्रजाति माना जाता है। शुरुआत में औजार बनाने के लिए हड्डी और लकड़ी का यूज किया गया, जिसके माध्यम से भोजन इकट्ठा करना और अपनी रक्षा करना आसान हो गया। और वहीं आग की खोज की बात करें तो ये सबसे पहले चीन में 5 लाख साल पहले हुई थी, जिसके बाद खाने को पचाना आसान हो गया। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व निकालना, रोशनी, सर्दियों से बचने, जंगली जानवरों से सुरक्षा और ठंडे वातावरण में भी थोड़ी राहत हो गई। बात करते हैं समाज में बनने वाली रिश्तेदारी की। कुछ रिश्ते तो जैविक होते थे, यानी खून पर आधारित रिश्ते, और कुछ सामाजिक रिश्ते होते थे जो 2 और 2 से ज्यादा समूहों के बीच होते थे। अब इनका फायदा क्या होगा? अगर एक व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी है तो वह दूसरे व्यक्ति से ले सकता है, तो लेन देन करना आसान हो गया। जब रिश्तेदारी बनी तो आपस में मिलने लगे और अपने यहाँ की संस्कृति, सूचना और ज्ञान को दूसरे समूह तक पहुँचाना आसान हुआ। मुसीबत के समय में शुभचिंतक के रूप में काम आने लगे
जिन पर भरोसा किया जा सकता था और सुरक्षित माहौल तैयार हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नातेदारी का सिस्टम शुरू कैसे हुआ। अब स्टार्टिंग में तो लोग छोटे शिकारों पर नजर रखते थे और कंदमूल इकट्ठा करके खा लिया करते, पर धीरे धीरे जब परिवार में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और टोटली मांसाहार पर ही निर्भरता बढ़ी, तो मनुष्य ने बड़े शिकार की तरफ रुझान बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए लोग समूह में रहने लगे। निर्भरता तो उनके एक दूसरे पर थी ही, एक समूह का दूसरे समूह से कंपटीशन होने लगा। सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। अब नातेदारी कैसे शुरू हुई ये तो पता लग गया, पर नातेदारी कब शुरू हुई, आइए इस प्रश्न का हल ढूंढते हैं। नातेदारी मिस्र से शुरू हुई, जहां अलग अलग समूह अलग अलग विशेषता के साथ रहते थे, जो कि दुनिया के हर क्षेत्र में पाया जाता है। और उसके बाद कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले, जैसे चीजों का बड़े स्तर पर विनिमय होने लगा, और तो और मनुष्यों का भी आदान प्रदान होने लगा, जैसे विवाह के माध्यम से या अन्य तरीकों से। अब हमने विनिमय की बात की, जो लगभग 20,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। खास जगह पर खास तरह की वस्तुएं मिलती थी। अब खानाबदोश और घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तब उन्होंने देखा कि जो चीजें हमारे पास हैं, उससे भी अलग चीजें यहाँ के लोगों के पास हैं, और उन चीजों को खरीदने के लिए उस समय कोई करेंसी सिस्टम तो था नहीं। इसीलिए अपनी चीजों को देकर वहाँ की चीजों से अदला बदली की जाती, और तो और जहाँ वे लोग घूमते थे वहाँ के बारे में नई नई चीजों की जानकारी जुटाना भी उनकी दिनचर्या में था। कला और भाषा का जन्म कब हुआ, यह भी एक दुविधा है। भाषा का जन्म लगभग 1.5 लाख साल पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में तो ये खुद ब खुद विकसित हुई, पर सही मायनों में विकसित भाषा का जन्म 40,000 साल पहले यूरोप में हुआ, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आने के साथ ही इंसान के कदकाठी, शारीरिक बनावट, इन सब में भी बदलाव आ रहा था। उसके बोलने का स्तर भी बढ़ गया। कला को हम एक तरीके से समाज में डेवलप की गई एक समझ और एक खास प्रकार की सोच मान सकते हैं। शुरुआती चित्रों की बात करें तो फ्रांस में लेसक्स और स्पेन की अल्तमिरा की गुफा काफी फेमस है। शिकारी और संग्रहकर्ता, यानी कि जो लोग शुरू में शिकार किया करते और चीजों को इकट्ठा किया करते थे, उनसे हम यानी आधुनिक मनुष्य क्या सीख सकता है। हालांकि हम में से कई लोग उनके रहने के तरीके को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, पर कुछ बेसिक चीजें जो हमारे काम आ सकती हैं, जैसे छोटे छोटे समूह बनाना, जो कि सुरक्षा के नजरिए से काफी उपयोगी है। बिल्कुल बेसिक नीड को ध्यान में रखकर जीवन जीना, पर आज के समय में बेसिक आवश्यकताओं का मतलब ही बदल गया है, और वे लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपने जीवन का गुजर बसर करते थे। और आज ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। रूपांतरण काफी बड़ा शब्द है, यानी किस तरीके से पहले की तुलना में हमने चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले केवल हड्डी और लकड़ी के औजार बनते थे, अब लकड़ी, पत्थर और अलग अलग मेटल के औजार बनते हैं। हमने मछली मारना, नाव चलाना और तैरना सीख लिया। पहले के कच्चे पक्के खाने के बदले आज हम कई गुना बेहतर खाना खाते हैं, पर यह प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले शिकारी संग्रह करता आए, जो शिकार और चीजों को इकट्ठा करना दोनों काम करते थे। फिर खानाबदोश संग्रह करता आए, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर चीजों को इकट्ठा किया करते। फिर पशुपालक खानाबदोश आए, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर पशुओं को पाला करते। शिकारी और संग्रहकर्ता के बारे में तो हमने काफी जाना। आइए पशुपालक खानाबदोशों के जीवन को नजदीक से जानते हैं। इनकी शुरुआत मध्य एशिया के स्टेप्स देशों से हुई, जहाँ पर ये अपने पशुओं को चराने के लिए जाया करते थे। ऐसी मान्यता है कि खेती और पशुपालन लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ, पर पशुओं में मवेशियों को पालना एक बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि इसके बाद इन्हें मांसाहार की तरह यूज नहीं किया गया, बल्कि इनसे मिलने वाले उत्पादों के लिए इन्हें पाला गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जब पशुओं को ले जाया जाता, तो अलग अलग जगहों के बारे में भी जानकारियां मिलती और वहाँ की संस्कृति जानने को मिलती थी। समय के साथ साथ घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों का महत्व सेना बनाने, आक्रमण करने, बोझा ढोने, सवारी करने आदि के लिए किया जाने लगा।
खानाबदोश की अलग तरह की जीवन शैली और संस्कृति डेवलप होने लगी, जिसमें उनका एक साधारण जीवन जीने का तरीका होता था, जो आज के आम आदमी से तो बिल्कुल हटकर है। जैसे आज हम एक जगह स्थायी रूप से बसकर रहते हैं, खानाबदोशों के केस में ऐसा नहीं था। जैसे पहले जानवरों को इसलिए पकड़ा जाता था ताकि उन्हें खा सकें, अब उन्हें पाला जाने लगा। एक तरीके से पूरा माइंडसेट ही बदल गया। पहले सिर्फ अपने भोजन के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था, अब अपने साथ साथ पशुओं के लिए चारे और घास की खोज भी करनी पड़ती थी। जानवरों को संपत्ति का दर्जा दिया गया। जब युद्ध में एक समूह हार जाता तो उसे अपने पशुओं से हाथ तक धोना पड़ता था। सभ्यता और संस्कृति की बस्तियों से काफी दूर ये अपने रहने की जगह को चुना करते। अब जैसे जैसे समय गुजरा तो पशु और अलग अलग चीजों को मिलाकर किसी के पास संपत्ति अधिक होने लगी और किसी के पास कम ही रह गई। इससे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव आ गया। अब जितने अधिक पशु होंगे उतनी ही अधिक संपत्ति मानी जाएगी, पर इतनी बड़ी संपत्ति की देखरेख करना भी तो बहुत कठिन काम है। जानवरों में बीमारी फैलने का बड़ा डर रहता था और एक बार बीमारी फैल जाती थी तो एक साथ कई जानवरों से हाथ धोना पड़ता। अन्य समाजों के साथ कई बार ये लोग तालमेल बनाकर रखते, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए उन पर निर्भर थे और कई बार अन्य समाजों पर अटैक करके उनसे वे सारी चीजें लूट लिया करते और अपना साम्राज्य बनाते। माना जाता है कि इसी समय शुरुआती राज्यों का उदय हुआ। अब बात करते हैं खेती की, जो एक समय पर जीवन चलाने का मुख्य साधन बन गया। जलवायु में बदलाव होने के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि खेती के लिए जो वातावरण चाहिए होता है वह विकसित हो गया। शुरुआती खेती मिस्र, पश्चिम एशिया, चीन और भारत में हुई। खेती की शुरुआत होने से स्टेबिलिटी आई, लोग एक जगह बसने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, राज्य बने, कला और बाकी चीजों की शुरुआत हुई और सबसे बड़ी बात, भोजन को केवल कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए बनाए रखने के लिए योजना बनाई गई। खेती की शुरुआत होने से मनुष्य को बहुत सारे फायदे भी हुए और वहीं नुकसान भी। आइए जानते हैं वे क्या थे। पहला, ग्रामीण संस्कृति का जन्म। जो आज हम गांव देख रहे हैं वे खेती का ही परिणाम है। इसके अलावा सड़क, घर और अन्य निर्माण कार्य। दूसरा परिणाम है जनसंख्या में वृद्धि। अब जैसे जैसे खाने के संसाधन बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ी और उनके रहने की बस्तियां भी। पशुपालन से दूध की उपलब्धता ज्यादा हो गई। खेती थोड़ी सी जगह में करने से बहुत अधिक उत्पादन भी देती थी। आगे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भोजन इकट्ठा करके रखा गया। पहले भूमि प्राकृतिक रूप से इतनी विकसित हो जाती थी कि वहाँ खेती की जा सकती थी, पर जहाँ बंजर जमीन थी उसे भी मनुष्य ने खेती करने लायक बनाया। काफी सारे लोग जिनके पास अधिक संपत्ति थी या जमीन थी, वे कम जमीन वालों को खेती करने के लिए मजबूर करते थे और इससे दास बनाने की प्रथा का प्रचलन बढ़ा। तीसरा परिणाम था जनजातीय समुदायों का उदय। चीजों को लेकर एक दूसरे पर निर्भरता होने के कारण लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा। अब क्योंकि खेती से लेकर फसल बोने तक की प्रक्रिया लगभग 3 से 4 महीने की होती है और जो उत्पादन हुआ उसी में गुजर बसर करना पड़ता था। साल भर के लिए ऐसे में चीजों की कमी पड़ सकती थी, इसीलिए भी लोग एक दूसरे से तालमेल बनाकर रखते थे और इसी प्रक्रिया का परिणाम है रिश्तेदारी, जिससे समाज बना, आगे चलकर सभ्यता बनी। चौथा परिणाम है नई महामारियां और बीमारियां। अब मनुष्य अनाज खाने लगा तो उसका स्वास्थ्य पहले से तो बेहतर हो गया, उसकी उम्र भी बढ़ी, बट एट द सेम टाइम फसल को बोने के लिए लगने वाला पानी, दलदल जब हर तरफ होने लगे तो मच्छरों ने उत्पात मचाना शुरू किया। इसके अलावा कूड़ा करकट और घास वगैरह से कीड़ों का साम्राज्य भी फैला। इस सब के कारण नए नए तरीके की बीमारी आने लगी, जो मनुष्य और जानवरों के लिए घातक साबित हुई। पहले की तुलना में आज हम एक नई व्यवस्था को देखते हैं और नई व्यवस्था और पिछली व्यवस्था के बीच टकराव होना तो लाजमी है। पहले तो एक छोटा सा शिकार किया, उसे मिल बांट के खा लेना ही एक जीवन था, पर अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, चाहे वे खेत में हो या घर में। और तो और दोनों ही जगह की सुरक्षा व्यवस्था का भी भली भांति ध्यान रखना पड़ता है।
समय के साथ साथ लोगों के बीच आपस में मतभेद हुए और युद्ध भी हुए और हारने वाले दल को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था और साथ ही अपने सारे सामान को भी जीतने वाले समूह को देना पड़ता था। और समाज में आई असमानता के कारण एक समय पर लगभग हर जगह दास व्यवस्था की प्रथा कायम हो गई। पर क्योंकि जो चीज शुरू हुई है उसका अंत होना पहले से तय है, इसलिए एक समय पर आकर दास व्यवस्था भी समाप्त हो गई और पहले की तुलना में आज हम कई गुना बेहतर जीवन जी रहे हैं। पर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ रहना है, उसके खिलाफ नहीं। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और उसके बराबर में दिए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।